प्रभात खबर पॉडकास्ट वो मेरे से भी जुड़ता है पीकेपी पुनीत कुमार पोद्दार। लेकिन आपकी सर 5-5 पीढ़ियां झारखंड की सेवा में लगी हुई हैं, क्यों, क्या वजह है? यहीं से कमाए, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि है। आप मालगाड़ी में सफर करते हाँ, मालगाड़ी में सर, कोयले वाली मालगाड़ी में सर। कोयले वाले मालगाड़ी पूरा कोयला का ये जो धूल है मेरे बाल में, आँख में, कान में, सब में घुस जाता था, पर वो ऐसा लगता था कि स्वर्ग में है। आज भले आप स्वर्ग बता रहे हैं, लेकिन जब कोयला घुसता होगा स्वर्ग नहीं लगता होगा। वो कोई मेरी फाइनेंशियल मजबूरी नहीं थी सर। ताज होटल बम्बई में बारात रुकी हुई थी। अच्छा, तीसरी पीढ़ी आते आते जो पारिवारिक बिजनेस है उससे ना इंटरेस्ट लूज होने लगा। जब भी मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करता था, हमेशा वो चीज़ को अपने बिजनेस से ही रिलेट करता था। नहीं सर, मैं 15 साल की उम्र में 1983 में बिजनेस फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जिस दिन अपना क्लास 10 का एग्जाम देकर आया, दूसरे दिन सुबह से रोज मैं 12 घंटा अपना बिजनेस करता हूँ आज तक। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि आपके मन में डॉक्टर बनने का ख्याल था। बच्चे के मन में कुछ। जेवियत से आप जुड़े हुए हैं, गौशाला आप चलाते हैं, इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। आप इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा। पहले तो ये ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों? चाहे तो जी सकते हैं, सब कुछ ठीक तो है। जैसे आप पानी में किसी आदमी को आप सिर्फ फ्लोट करता हुआ नहीं पाइएगा, आपको पानी में हमेशा हाथ पाँव मारना ही पड़ेगा, तभी आप जी सकते हैं। बिजनेस भी कभी भी स्टेबल होकर नहीं छोड़ सकते। हमारा एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है दवाई दोस्त, जिसमें हमारी 22 दुकानें हैं। 80,000 पेशेंट्स को हम लोग हर महीने दवा दे पा रहे हैं, वो भी करीब 80% 85% डिस्काउंट पे। 99 के आसपास। 99 में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो पाया गया कि कैंसर से ग्रसित हैं। बहुत प्रयास किया कि अफसोस की बात है कि हम उन्हें ज़्यादा नहीं बचा पाए और 2001 में उनका स्वर्गवास हुआ। फिर आप पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं, मैनचेस्टर में पढ़ाई करते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी दुनिया के किसी कोने में जा कर के कुछ बड़ा सोफिस्टिकेटेड करने का, ये पूरा झारखंड, ज़मीन और पूरा कोयला और इन सब को छोड़ देने का। क्यों झारखंड? तो मेरा हमेशा से पॉजिटिव आउटलुक था इस चीज़ को कि जो चीज़ दूसरों को पाना मुश्किल है, अगर वो मुझे मिल रहा है तो फिर मैं डबल की स्पीड से भागूंगा या ट्रिपल की स्पीड से भागूंगा, एंड उसको वेस्ट क्यों किया जाए। क्या अपने जो कर्मचारी थे सबका टाइम पे सैलरी वैलरी चला जाता था? समय जैसे जैसे बदला, यहाँ का माहौल बदला, झारखंड स्टेट 2000 में अलग हुआ। नमस्कार, पीकेपी यानी प्रभात खबर पॉडकास्ट विद जनार्दन में आपका स्वागत है। झारखंड की कितनी तस्वीर आपने देखी है? आज आपने जो भी पिक्चर देखी होगी झारखंड की, वो सारी तस्वीरें नए सिरे से देखने की आपको इस पॉडकास्ट में जरूरत पड़ेगी। एक नई पिक्चर हम पेश करेंगे। किसके माध्यम से? प्रेम सन्स एंड मोटर्स के सीएमडी पुनीत कुमार पोद्दार जी के माध्यम से और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर जेएमडी अवध पोद्दार जी के माध्यम से। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। पहला जो सवाल उठता है मन में, बिजनेस और झारखंड, कनेक्शन बड़ा अजीब सा है। जब कभी भी बाहर दुनिया भर में मैं लोगों से बात करता हूं, कहता हूं कि झारखंड में बिजनेस, कहते हैं नहीं, ठीक नहीं है, पॉकेट साइज ठीक नहीं है, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, मत करो, कहीं और देखो, किसी दूसरी जगह में देखो। लेकिन आपकी सर 5-5 पीढ़ियां झारखंड की सेवा में लगी हुई हैं, क्यों, क्या वजह है? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, और जो पीकेपी आपने बोला प्रभात खबर पॉडकास्ट, वो मेरे से भी जुड़ता है पीकेपी पुनीत कुमार पोद्दार। सो ये एक संजोग है। हाँ जी। झारखंड एक बहुत प्यारा प्रदेश हुआ करता था। हमारी तो 5-6 पीढ़ी अब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले, सच्चे, मेहनती, वेल मीनिंग हमेशा से रहते थे। हमारे बहुत रिश्तेदार बॉम्बे में हैं, हैदराबाद में हैं, कलकत्ता में हैं, दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं। भारत के 2 रूप हो गए। एक वो रूप जो सुनहरा रूप है, खूब चमकता है, खूब आगे बढ़ रहा है, जहाँ के बच्चों को, जहाँ के आबादी को बहुत मौका मिल रहा है। और एक वो रूप जो झारखंड, बिहार, कुछ हद तक बंगाल, कुछ हद तक शायद उड़ीसा, ये एक छोटा सा हिंदुस्तान का टुकड़ा कोई कारण से उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा भी है जितना पूरा देश आगे बढ़ गया। बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस आ गया दोनों प्रदेश में। जहाँ तक हमारे परिवार की बात है, हमारा परिवार 1910 के आसपास झारखंड आया। पहले हम लोग गुमला में रहते थे। गुमला में भी हमारा पुश्तैनी घर है। मेरे पिताजी का जन्म गुमला में ही हुआ। 1945 के आसपास मेरे दादा
रांची आए और उसमें यहाँ पे उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया। गुमला भी हमारा कपड़े का व्यापार था और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहीं पर बसे, यहीं से कमाए। यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि है। झारखंड से बहुत ज़्यादा हमें लगाव है। हम जो भी हैं झारखंड की धरती माँ के कारण ही हैं। हमारे परिवार का एक टुकड़ा मेरे चाचा 1982 में बॉम्बे शिफ्ट हुए। अच्छा। एक व्यापारिक बिजनेस फैमिलीज़ में एक ये प्रचलन है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो चाचा का परिवार मुंबई में रहता है, हमारा परिवार रांची में रहता है। और धीरे धीरे हम लोग ने रांची में, झारखंड में काफ़ी व्यापार बढ़ाए। पहले कपड़े का बिजनेस था, फिर मारुति की डीलरशिप हुई, फिर हमने होंडा की डीलरशिप ली, फिर अशोक लेलैंड की डीलरशिप ली, फिर बजाज की डीलरशिप ली। फिर 2008 में देवघर में एक बंद फैक्ट्री थी मधुपुर में, वो हमने खरीदी, उसको चालू की। फिर अभी अशोक ये जेसीबी का काम कर रहे हैं, एथर का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो चूंकि इस ज़मीन में हमारी जड़ें बहुत नीचे तक गई हैं और इसी ज़मीन ने हमें पोसा, इसी ज़मीन ने हमें पोष करके आगे बढ़ाया, तो हमें इस धरती से बहुत ज़्यादा लगाव है। और हम लोग, हमारा परिवार यहीं पे बहुत खुशी से, बहुत उत्साह से, बहुत अपनेपन से रहता है। और सारे हम लोग 1910 में आए, जैसा आपको बताया, तो 115 साल के आसपास हो गए हैं। 115 साल की जर्नी हो गई। और व्यापार के साथ साथ यहाँ के समाज से बहुत जुड़े, बहुत सारी समाजी संस्थाओं से जुड़े। तो पूरा हमारा जाल, हमारा नेटवर्क पूरा यहीं पर है। हम लोग बहुत यहाँ पे बेहतर खुशी से और बहुत उत्साह से रहते हैं और चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी भी आ रहा है। फिर से आता हूँ पुनीत सर, एक बार मैं अवध की तरफ चलता हूँ। एक किताब है अवध बियॉन्ड जनरेशंस। इसमें भारत के करीबन 12 बिजनेस परिवारों को, उनका एनालिसिस किया गया, उनके ऊपर शोध किया गया, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व थे उनसे बात की गई। उसमें एक फैक्ट निकल करके आया कि तीसरी पीढ़ी आते आते जो पारिवारिक बिजनेस है उससे ना इंटरेस्ट लूज होने लगता है। आदमी कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों ये कर लिए मेरे परिवार वाले, अब कुछ नई दुनिया है, हमें नया करना चाहिए। ठीक है, जब तक था तब तक था। आपकी क्या सोच है? आप एक युवा हैं और आप में हर वो बात है कि आप कहीं भी दुनिया के कोने में काम कर सकते हैं। अभी मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी देर बात पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि क्या आपको अपने पारिवारिक बिजनेस में रुचि किस तरह से डेवलप हुई और क्या थी, या आप कुछ और करना चाहते थे? मेरे हायर एजुकेशन के समय से कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को कुछ और करना है। मेरा हमेशा से माइंड क्लियर था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड ये आउट ऑफ कंपल्शन नहीं था, ये आउट ऑफ पर्सनल चॉइस था। जैसा आपने कहा, मैं और भी कहीं पे जाके एक अच्छा जॉब कर सकता था या फिर कोई और नया बिजनेस ट्राई कर सकता था, बट मेरा फैमिली बिजनेस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। एंड मे बी ये रुचि तब डेवलप हुई जब मैं अपने हायर एजुकेशन के समय में छुट्टियों में वापस आता था। मेरा आधा से ज़्यादा दिन मेरे फादर के साथ मेरे ऑफिस में ही स्पेंड होता था। मुझे कुछ भी और भी पर्सनल हॉबीज़ को अगर परस्यू करना होता था, वो मैं अपने ऑफिस में ही बैठ के करता था। मैं दिन भर देखता था कि कैसे बिजनेस हो रहा है, मेरे फादर बाकी लोगों से किस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे अंदर में हमेशा से ये चीज़ डेवलप हो गया कि कब मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करूं एंड अपने एजुकेशन को आकर के यहाँ अप्लाई करूं और बदलाव लाने का कोशिश करूं। तो जब भी मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करता था, हमेशा वो चीज़ को अपने बिजनेस से ही रिलेट करता था। अगर मार्केटिंग सीखा, फाइनेंस अकाउंट सीखा, कि मैं वापस जाऊंगा तो इसको किस तरीके से अप्लाई करूंगा। तो मेरे लिए वो एक गेम जैसा बन गया था कि कब मैं जाऊं और देखूं कि ये चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ रियली में अप्लाई करके इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, जब मैं आईएसबी हैदराबाद में पढ़ रहा था, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला था इंडिया के टॉप 20 सीईओज के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करने का। अच्छा। तो मुझे मिस्टर अजय पिरामल जी के साथ एक दिन स्पेंड करने का मौका मिला था, जो पिरामल ग्रुप के हेड हैं। तो उनके बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपने बेटे आनंद पिरामल जी से मिलाया। तो जब मैं उनसे डिस्कशंस कर रहा था तो मैंने उनसे सेम क्वेश्चन पूछा था कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करके क्या आपने कहीं पे कुछ जॉब किया या कुछ नया ट्राई किया या फिर आप अपने फैमिली बिजनेस में आ गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मिस्टर मुकेश अंबानी से कभी बात कर रहे थे एंड ये एक प्रश्न उन्होंने उनसे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मुकेश अंबानी ने उन्हें कहा था कि बिजनेस क्रिकेट के नेट्स में नहीं होता है, डायरेक्टली फील्ड पे आकर ही होता है। तो अपना टाइम बाहर वेस्ट मत करो, डायरेक्टली बिजनेस में आओ। बिजनेस में आओ, फिर जो सीखना हो सीखो। यस, क्या बेहतरीन बात आपने रखी अवध। एक बार आपकी तरफ आते हैं सर। आपके परदादा हनुमान बख्शी पोद्दार, आपके दादाजी और आपके पिताजी, जब झारखंड के सपूतों का जिक्र होता है कहीं भी, मतलब दुनिया में चाहे कोई भी किताब लिखी जाएगी झारखंड के सपूतों के ऊपर, तो उसमें आपके पिताजी प्रेम कुमार जी का नाम जरूर से आएगा। आप उनके साथ समय भी आपने व्यतीत किया है, क्या खास बात थी? मतलब एक शब्द होता है हिंदी में, अजात शत्रु। मतलब मैं जितने लोगों से अवध बातचीत मैंने शुरू की, कई सारे लोगों से पूछा कि प्रेम कुमार जी को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुस्कुराहट, खुशनुमा चेहरा,
मैंने कहा कि प्रेम कुमार जी के बारे में कुछ बता सकते हैं। अरे बड़े खुशमिजाज आदमी थे, हंसते रहते थे, खुशदिल इंसान थे, और लंबी फहरिस्त मैंने उसमें देखी। मैं अखबार के पन्ने पलट रहा था तो उसमें मैंने देखा कि देशम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, समाज सेवी से लेकर के राजनीतिक लोग तक, और मुझे दिखा बिजनेसमैन से लेकर के जो आम जनमानुस होते हैं जो आपके यहाँ काम करते होंगे वहां तक। आमतौर पे ऐसी छवि मिलती नहीं है बिजनेसमैन से, ना किसी ने कोई ना कोई धड़ा तो नाराज ही रहता है। ये क्या करते थे आपके पिताजी प्रेम कुमार संसी? आप प्रेम कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो देखिए, उनको एक बहुत सुंदर खूबसूरत पर्सनालिटी का गॉड गिफ्ट तो था ही, जो कि बहुत लोगों के पास रहता है। पर सबसे जो उनकी खास बात थी वो था उनका बहुत ज़्यादा भोलापन, इनोसेंस, और बहुत ज़्यादा सरलता, और दूसरों के लिए कुछ भी कर देने की, किसी दूसरे को खुश कर देने की, किसी दूसरे के कर देने की इतनी अपार इच्छा शक्ति वो हमने कभी देखा नहीं किसी में। कोई आदमी बस मिलने का देरी है, बोलने का देरी है, सारा कुछ छोड़ करके उसके काम के पीछे लग जाते थे। और वही चीज़ उनको आज भी, उनके गए हुए करीब 24 साल हो गए, आज भी लोग उनके बारे में वैसे ही बात करते हैं जैसे वो कल ही मिले हों। वो चीज़ हमने उनसे सीखा कि भाई इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए तो उसकी ज़िंदगी का कद्र है, और तभी उसकी ज़िंदगी का वैल्यू ज़्यादा है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे 1999 में, अल्पायु में चले भी गए। तो 1999 में हम लोग उनको लंदन लेके गए इलाज कराने के लिए। तो आपको विश्वास नहीं होगा सर कि जिस व्यक्ति से वो सब्ज़ी खरीदते थे, 1999 में टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं आई थी, उस समय भी इंटरनेशनल कॉल बुक करना पड़ता था। जिस व्यक्ति सब्ज़ी खरीदते थे वो भी मेरे परिवार से नंबर पता करके मेरे पिताजी को फ़ोन करके पूछता था कि आपकी तबीयत कैसी है। इतना उनका लगाव हर तरह के लोगों से था। ये एक अलौकिक ही उनके अंदर कोई शक्ति थी, कोई मैग्नेट था, कोई ईश्वर का अंश था। नहीं तो जितना उन्होंने दूसरों के लिए किया, आज भी सब उनको याद करते हैं। हम लोग भी उनको 24 घंटा याद करते हैं। रात को भी नींद खुलती है तो उनको प्रणाम करके वापस होते हैं। तो उनके अंदर कुछ विशेष उनके अंदर ऑरा थी, विशेष ऑरा थी। और वो सिंपल व्यक्ति थे, और दूसरों के लिए कर गुजरने के लिए उनके बहुत असीम ताकत थी। कहानियां दादी नानी की बहुत होती हैं अवध। तो आपके तो दादाजी ही इतने कहानियों से भरे हुए थे। क्या कुछ कहानियां आपने सुनी अपने परिवार में जब आप बड़े हो रहे थे अपने दादाजी के बारे में? मैंने अपने दादाजी के साथ 10 साल बिताए हैं। मेरे को बहुत अच्छी मेमोरीज है अपने ग्रैंडफादर के साथ टाइम स्पेंड करने की। अच्छा। जो मेरे फादर ने बताया वैसी उसी से रिलेटेड मैं एक कहानी बताना चाहूँगा कि हम लोग वेकेशंस में काफ़ी जल्दी उठ जाते थे, एंड हम लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती थी कि हमारे ग्रैंडफादर हमें घुमाने लेकर के जाएंगे सुबह, या फिर बगीचा लेके जाएंगे जहाँ हमारा कांके रोड शोरूम था। तो वैसे ही एक मॉर्निंग दादाजी मेरे को लेके चले, बोले कि हम लोग बगीचा जाएंगे। पर सबसे पहले वो गए एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास किसी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। एंड मैं बहुत छोटा था, मुझे ये चीज़ बहुत बोरिंग लग रहा था कि आपने बोला है कि आप बगीचा लेके जाएंगे और आप स्कूल के प्रिंसिपल के पास लेके जा रहे हैं। तो पहले उन्होंने किसी का एडमिशन कराया सुबह 7 बजे के आसपास। फिर वहां से वो लेके गए, मेरे स्टाफ को घर से पिकअप किया और फिर एक डॉक्टर के घर लेके गए। फिर वो स्टाफ की जो बीमारी थी पहले उसका हल दिलाया, फिर उसको वापस घर छोड़े। ये सब करते करते 8-8:30 बज गए थे। एंड एज अ किड मैं बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो रहा था उस समय कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद गए फिर हम लोग बगीचा, फिर वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह तोड़ करके घर आए। एंड मैं पूरा दिन बहुत उदास था कि मेरा सुबह का 2 घंटा वेस्ट हो गया। पर अब मैं जब चीज उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे समझ में आता है, और जो मेरे फादर बताते हैं कि वो कोई भी एक्सटेंट पे जा सकते थे किसी का भी मदद करने के लिए। एंड वो एक चीज मैंने उनसे सीखा भी है, अगर कोई आपसे मदद मांगे तो आप लकी हैं कि आप मदद करने लायक हैं, जरूर उसका आप मदद करना चाहिए। क्या बेहतरीन मेमोरी आपने सुनाई। ये बालक मन में किस तरह की चीजें वो छोड़ करके गए हैं वो जीवन भर ख्याल रह जाती है। 1967 में आप आए परिवार में? हाँ, 67 में परिवार में। 1995 में आपने आई होप बिजनेस में ठीक से? नहीं सर, मैं 15 साल की उम्र में 1983 में बिजनेस फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। अच्छा। जिस दिन अपना क्लास 10 का एग्जाम देकर आया, दूसरे दिन सुबह से रोज मैं 12 घंटा अपना बिजनेस करता हूँ आज तक। 10वीं में ही आपने काम 10वीं कंप्लीट पर करते मैं ही। तो कहीं पढ़ रहा था कि आपके मन में डॉक्टर बनने का ख्याल था। हाँ, ये बात सच है। मेरे को हर बच्चे के मन में कुछ प्रेरणा रहती है। कई सारे लोग बचपन सोचता है हम आर्मी में जाएंगे, कोई बोलता है पायलट बनेंगे, कोई सोचता है डॉक्टर बनेंगे। उस समय इंजीनियर बहुत लोग बनना चाहते थे। मेरे मन में बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनने का मन था। मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में साइंस में एडमिशन भी ले लिया था। अच्छा। और हमारा एडमिशन अच्छा नंबर आते थे तो एडमिशन मिल गया।
तो फिर मेरे दादा ने मुझे समझाया कि भाई तुम घर के सबसे बड़े बच्चे हो, लड़के हो, इतना बिजनेस परिवार का है, तुम्ही को संभालना चाहिए। तो उन्होंने जो बात बोली, हमारे घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़्यादा रिस्पेक्ट था बड़ों का, मतलब उनका बोलना इशारा ही पत्थर की लकीर जैसा था। तो बस उन्होंने मुझे मशवरा दिया, समझाया, तो मैं तुरंत मान गया। शायद संजीव कॉलेज में ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो साइंस से कॉमर्स में एडमिशन ट्रांसफ़र कराए हों। फिर मैंने अपना कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, बिज़नेस में योगदान देना शुरू किया 15 साल की उम्र से, और फिर अपना कपड़े के बिज़नेस को काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ा, अपने पिता के साथ, चाचा के साथ, सबके साथ। साल 1995 कुछ खास आपके जीवन में था, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपके पिताजी की 99 के आसपास तबीयत 99 में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो पाया गया कि कैंसर से ग्रसित हैं। तो फिर हमने उनको मेरी माताजी, मैं और मेरे पिताजी, हम लोग लंदन गए, वहाँ महीनों रहे। बहुत विश्व के सबसे बढ़िया डॉक्टर थे मिस्टर रसल, RCG रसल, जो पैनक्रियाटिक सर्जरी के में बड़ी अथॉरिटी थे, तो उनसे उनका इलाज कराए। बहुत प्रयास किया कि अफसोस की बात है कि हम उन्हें ज़्यादा नहीं बचा पाए, और 2001 में उनका स्वर्गवास हुआ। 2001 में। पर उनकी, आपकी उम्र तब कम ही थी और घर के बड़े बेटे हैं आप। हाँ, मेरी उम्र कम थी। मेरे चाचा तब तक बॉम्बे जा चुके थे और बिजनेस में अपना। क्या आखिरी यादें हैं, क्या बोले थे पिताजी आखिर में? जाते जाते कुछ तो बोला होगा। तो बहुत उनका लाइफ बहुत हमेशा बहुत ज़्यादा क्लियर कट उनका लाइफ रहा। कभी भी वो दो तरह की बातें नहीं करते थे। तो हम लोग तो बराबर डॉक्टर के पास जाते थे इलाज कराने। पहली बार 1999 में गए, फिर 2001 में गए, 2000 में गए, फिर 2001 में हमको याद है 14 जनवरी को संक्रांति के दिन हम लोग यहाँ से गए, तो उसमें तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। तो उसी हालत में किसी तरह से लंदन पहुँचे। उसी समय डॉक्टर ने एडमिट किया। हाव भाव से समझ में आ रहा था कि स्थिति काफ़ी डिटेरियोरेट कर गई है। तो फिर डॉक्टर ने कंसल्टेंसी रूम में हमको बुलाया और फिर उसने मेरे पिता को अलग से भेजा। कभी ऐसा पहले करते नहीं थे वो। अच्छा। तो पिताजी को भेजा और मुझे बोला रुकने के लिए। तो नेचुरली इस माहौल में तो आदमी को समझ में आ जाता है कि देयर इज सम बैड न्यूज़। पिताजी अपने रूम में लेटे हुए थे। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि भाई अब ये कुछ घंटों के ही मेहमान हैं, भगवान की कृपा से आप लोग रांची पहुंच जाइए, तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इनको 1-2 दिन के अंदर में जो दवा पानी करना हो कर देता हूँ, और आप लोग तुरंत इनको लेकर रांची जाइए। अब मेरे पास कुछ भी इनके पास समय नहीं है। तो मैं बोला सर क्या उम्मीद है? बोला आज रात भी निकल जाए तो बड़ी बात है। तो ये बात है आपको, हमको लगता है 16 जनवरी 2001 की। तो आदमी का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। मैं अपने पिताजी से मिलने रूम में गए। अच्छा। तो बोले क्या बोला डॉक्टर वाह, जो हम लोग का यहाँ झारखंड भाषा है, डायलेक्ट में। हाँ, तो बोले क्या बोला डॉक्टर वाह। तो मैं उनको डायरेक्टली कैसे बोलता कि भाई ऐसे बैड न्यूज़। मैं बोला कि डॉक्टर बोले कि आपकी जो 72 रील की पिक्चर थी उसको आपने इतना फास्ट चला दिया कि आपकी पिक्चर 55 रील में ख़त्म होने वाली है। तो हमको याद है ऐसे उंगली उठा के बोले हमको कि तुम गलत बोल रहे हो, मेरी पिक्चर 55 रील की थी। 55 रील में मैंने जो करना था कर दिया, अब सामान बांधो चलो घर। अच्छा। तो ही हैड वेरी क्लैरिटी ऑफ माइंड। उनका कहना था भाई मेरे को 55 साल ही भगवान ने दिया था, जिसना मेरे को समाज सेवा, जब व्यापार, बच्चों की शादी, सबको बसाना, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया, अब मेरा रोल ख़त्म है, अब चलो घर चलो। सो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी कि एक व्यक्ति अपने अंत के नज़दीक भी इतना हौसला, इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड रखते हुए, और फिर वो 7 महीने रहे, जनवरी से लेकर के अगस्त तक, और उस 7 महीने को उन्होंने उत्सव की तरह मनाया। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन कोई मेहमान को नहीं बुलाते थे, अपने हाथ से खाना नहीं परोस के खिलाते थे, कोई ऐसा दिन नहीं था। एवरी डे सब लोग आते थे उनके यहाँ, अलग अलग लोगों को बुलाते थे, खुद खाना खिलाते थे, और लोग उनसे पूछते थे प्रेम को कैसा तबीयत है, बोलते थे हमको तो डॉक्टर हुआ कब का टाइम दे दिया था, हमारा तो बोनस चल रहा है। बोलते थे भाई तो मेरा बोनस चल रहा है। सारे रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखते थे कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, आपने आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया। एवरीबॉडी, अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई दिवाली का सफाई करता हूँ तो आपके पिताजी चिट्ठी मिलती है, तो वो पढ़ता हूँ तो भाई बड़ा आत्मा को संतोष मिलती है। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। उन्होंने न केवल हमें जीना सिखाया, पर कैसे अंत को भी एक्सेप्ट करना है, वो भी बहुत बड़ी सीख उन्होंने दी। जीवटता हिंदी में एक शब्द होती है, जिजीविषा, जिंदगी से भरा हुआ इंसान। हाँ, जी। अलग क्वालिटी तो था उनके अंदर। साल 2001 में मुझे लगता है कि आपकी जो फैमिली बिजनेस था उसमें 70 कर्मचारी के आसपास काम करते थे। नहीं सर, 2001 में जब मेरे पिताजी थे, हमारा सिर्फ कपड़े का व्यापार था। उस समय हमारे यहाँ टोटल
20 कर्मचारी थे। 20 ही कर्मचारी। हाँ, फिर 2005 में जब हमने मारुति का बिजनेस शुरू किया हाँ। तो हमारे यहाँ शुरू में 70 व्यापारी थे। 70 थे। और मुझे लगता है 2015 आते आते कुछ 2000 लोग काम करने लगे थे। हाँ, ये देखिए ईश्वर की कृपा है, बाप दादा का पुण्य किया हुआ है कि नहीं, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, इसको थोड़ा सा बताइए, ये लोग जानना चाहेंगे कि हाउ, मतलब कैसे ये संभव नहीं ये होता है। सब- आपके पिताजी का इतना बड़ा ऑरा था लेकिन वो हाथ आपसे उठा, हाँ। वह बिजनेस संभाल पाना, कई बार लगता है कि छोड़ दिया जाए, गिव अप वाली हालत बनने लगती है ना। कई सारे, मैं भी अवध के पास भी चलूंगा, स्टार्टअप्स तो ऐसे बंद हुए हैं और झारखंड के स्टार्टअप्स तो ऐसे कोलैप्स किए हैं। अभी मैं अवध से उसके बारे में पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किया आपने। मैंने जो कहानियां पढ़ी कई सारी जगहों पे, आपके कुछ एक इंटरव्यूज देख रहा था, आप मालगाड़ी में सफर करते हाँ, थे। मालगाड़ी में सर, कोयले वाली मालगाड़ी में सर। कोयले वाले मालगाड़ी पूरा में। कोयला का ये जो धूल है मेरे हाँ। बाल में, आँख में, कान में, सब में घुस जाता था। ओ, पर वो ऐसा लगता था कि स्वर्ग में है, इतना काम करने का ऐसा नहीं सर, आज भले आप जज्बा स्वर्ग था। बता रहे हैं लेकिन जब कोयला घुसता होगा स्वर्ग नहीं लगता 20-20 रुपए का धर्मशाला में दरी पे सोते थे सर। जो दरी दरी पे लोग दिन भर जूता चप्पल पहन के चलते थे, उसी दरी पे सोते थे रात को। और जो कॉमन टॉयलेट था ट्रक ड्राइवर का, उसी में जाते थे। और बहुत ज़्यादा आनंद की ज़िंदगी थी, बहुत ज़्यादा आनंद की। और वही ज़िंदगी अभी याद करते तो बहुत आत्मसंतोष होता है। एक बार चलें वहाँ लौट करके, एक बार उस दौर में लौटते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे जितने अपने जो कर्मचारी थे सबका टाइम पे सैलरी वैलरी चला जाता था। हाँ, सब बहुत मानते हैं। अभी भी जितने पुराने लोग मिलते हैं, उनके बच्चे भी हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं तो उनको ऐसे गले लगाता हूँ जैसे मेरा भाई है। भाई, उनके साथ कितना अच्छा समय बिताया, दैट वाज अमेजिंग। जो आप बोले कि गिव अप करना, तो हमारे परिवार ने गिव अप करना नहीं सीखा। मैं अपने को याद है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट सर, कि मैं अपने परदादा के साथ भी समय बिताया हूँ और मुझे उनकी अच्छी यादें हैं। और वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट आदमी थे और इतने ज़्यादा कर्मठ थे कि वैसा आदमी शायद हमारे परिवार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो वो जीन्स जो है मेरे परदादा का, फिर मेरे दादा का, फिर मेरे पिताजी का, फिर हम लोग ने भी देखा, फिर अवध ने भी उसको देखा, ये भी उम्मीद है अपने बच्चों को देगा। हम लोग के परिवार में काम के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा लगन है। आपके दादाजी यानी सत्यनारायण आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रेट ग्रैंडफादर हनुमान हनुमान बख्श जी। मैं उनके साथ भी समय बिताया हूँ। 7 बजे दुकान खोल देते थे और कोई मजाल नहीं कि कोई आदमी कुछ भी चीज़ 19-20 कर दे उनके सामने। वेरी स्ट्रिक्ट। तो अभी भी सब कोई, मेरी माँ लोग अभी भी उनका नाम लेते हैं तो लोग एक बार सहम जाते हैं। भाई बड़ा बाबू उनको बोलते थे लोग। भाई बड़ा बाबू का बात हो रहा है तो एवरीबडी विल फॉल इन लाइन। ओके। और मेरी जो दादी थी ना, वो साक्षात लक्ष्मी थी। वो बहुत छोटे से जगह से आई थी, जपला से, डाल्टनगंज के पास में, बहुत छोटा गांव है। एंड शी बिलोंग टू अ वेरी सिंपल फैमिली, बट शी हैड अमेजिंग कैपेबिलिटीज़। 100 आदमी का खाना बनाती थी अकेले। उनको कोई अलग ताकत दी थी। तो उन्होंने हमारे घर को आशीर्वाद दिया, हम लोग सबको आशीर्वाद दिया, जिसके कारण हम लोग बहुत उन्नति किया। बहुत उन्नति वो पर लक्ष्मी का रूप आगे थी, बढ़े। बहुत मेहनत थी। अवध, एक पूरा ट्रांजिशन फेज आपकी जिंदगी उससे गुजर रही है और अब वेल सेटल की स्थिति में हम जा रहे हैं, आपका परिवार जा रहा है। आपके पिताजी ने भी बताया कि मालगाड़ी, उस पर कोयला उड़ता हुआ, दरी, उस पर सोना जिस पर लोग चल रहे हैं, कॉमन टॉयलेट का यूज़ करना। फिर आप पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं, मैनचेस्टर में पढ़ाई करते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी दुनिया के किसी कोने में जा करके कुछ बड़ा सोफिस्टिकेटेड करने का, ये पूरा झारखंड, ज़मीन और पूरा कोयला और इन सब को छोड़ देने का। बच्चा मन में ये ख्याल आता है कि अरे ये क्या है। ठीक है, जो किया परिवार ने किया। आपके मन में कौन कौन सी बातें थी जो कहती थी कि नहीं वहाँ जाना है? क्यों झारखंड? एक बार अगर मैं आपसे पूछूँ वाई, कौन कौन सी चीज़ें आपको बार बार खींचती थी अपनी तरफ? आपकी बड़ी विरासत, आपकी धरोहर, आपके पिताजी और आपके दादाजी, परदादाजी बहुत स्ट्रांग है। मतलब उसको देखना और उससे लगता है कि ठीक है, जो हो गया हो गया, अब इसमें जाऊंगा ना तो इनके छाया में दब जाऊंगा मैं। और मेरे पास तो एक पूरा अवसर है, मैं बहुत बेहतर पढ़ाई आप कर रहे थे, कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती थी। तो वो की फैक्टर्स एक एक बार अगर एक एक करके आप गिनाएं मुझे, कौन कौन सी चीज़ों को लिए आपको लगा कि नहीं चलूँ मैं झारखंड चलता हूँ? तो जैसा आपने कहा कि मैं ऐसा ज़रूर सोच सकता था कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी इतना अच्छा काम किया है, उनका इतना अच्छा गुडविल है, और अगर मैं जाऊंगा तो उसमें मेरा एक छाव बन के रह जाऊंगा। बट उसका दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता था, जो मैंने सोचा कि ऑलरेडी इतना अच्छा लेगेसी मिला हुआ है और मैं इतना लकी हूँ कि मैं इस फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ, तो क्यों नहीं इस लेगेसी को आप बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाएँ। कि मेरे पास सारे प्लेटफॉर्म रेडी थे, जो बहुत कम लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो रिसोर्सेज का हो, चाहे मेरे फैमिली ने जो मुझे एजुकेशन दिया हो उसका, चाहे जो नेटवर्क मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने झारखंड में बना के रखा है उसका,
तो मेरा हमेशा से पॉजिटिव आउटलुक था इस चीज़ को कि जो चीज़ दूसरों को पाना मुश्किल है, अगर वो मुझे मिल रहा है तो फिर मैं डबल की स्पीड से भागूंगा या ट्रिपल की स्पीड से भागूंगा एंड उसको वेस्ट क्यों किया जाए। रादर वो इधर एक ये कंपल्शन था, इधर मेरा चॉइस नहीं था, मुझे पता था कि यही करना है, इसको बहुत अच्छे रूप में करना है। एंड मैं अगर 10 साल पहले रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने डिसीजंस पे तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ करके इमीडिएटली यहाँ पे वापस आ गया, जबकि कुछ मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रह करके काफ़ी दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने का कोशिश किए। एंड उस समय वापस आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी सारी लाइफ झारखंड में ही स्पेंड करना है। अभी जिस तरीके से बिजनेस हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, क्या पता 10 साल बाद 15 साल बाद हमारा बिजनेस और कहाँ पे हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिया में। अगले 15 साल के बारे में अभी से आपने काम शुरू कर दिया है, सोचना तो शुरू किया है। सोचना शुरू किया है। आपके पास मैं आऊंगा उसके लिए। एक बार सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। 2005 में आपने डीलरशिप शुरू की, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में गए। ये एक बड़ा आपके जीवन में मुझे लगता बहुत है बड़ा टर्न बदलाव अराउंड। जिंदगी में क्योंकि व्यापार का सबसे बड़ा बदलाव। कपड़े के व्यवसाय में अधिक काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अवध का भी कुछ रोल है उसमें? नहीं, अवध तो उसमें बहुत छोटा बच्चा था। मैंने अपनी डीलरशिप उस समय अप्लाई की थी और मारुति ने काफ़ी सारे 100 लोग करीब अप्लाई किए थे रांची में, 100 से ज़्यादा। और ऐसा भाई बाप दादा का पुण्य किया हुआ था या जो ईश्वर का कुछ आशीर्वाद था कि हम लोग नॉन ऑटोमोबाइल के होते हुए भी, चूँकि हमारी साख बहुत ज़्यादा थी बाज़ार में, बहुत अच्छी गुडविल थी, हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी जहाँ आप कांकेर का शोरूम देखते हैं, और हम लोग एजुकेटेड, यंग, फायर इन द बेली काम करने का जुनून वाले लोग थे। तो मारुति बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत मेटिकुलस कंपनी है। वो कोई ऐसे कोई राह चलते कोई काम नहीं करती, बहुत सोच समझ के करती। तो उनको समझ में आया कि ये लोगों के पास पैसा भी है, गुडविल भी है, नेटवर्क भी है, अपनी ज़मीन है। अवध, आपको कुछ एक अवार्ड भी मिला है सबसे कम समय में सबसे बेहतर परफॉर्म करने का डीलरशिप में, ऑटोमोबाइल में। क्या है इसके बारे में बताएं। मुझे 2018 में अबू धाबी में मारुति सुजुकी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड और मोटिवेट किया अच्छा करने को। क्या किया था आपने इसके लिए? मैं अपना फैमिली बिजनेस 2014 में ज्वाइन किया था एंड जैसा मेरे फादर ने कहा कि वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड मारुति सुजुकी डीलरशिप है, बट जब हम लोग ने बिजनेस ज्वाइन किया था तब मारुति सुजुकी के हमारे पास रांची में 3 वर्कशॉप्स थे। एंड मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि अभी हमारे 15 वर्कशॉप्स हो गए अक्रॉस झारखंड एंड 3 और वर्कशॉप्स हमने इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो टोटल 18 वर्कशॉप्स हमारे झारखंड में हो जाएंगे। हम लोग ने अपना टर्नओवर अराउंड 400 करोड़ से ग्रो करके अभी 1100 करोड़ तक पहुँचा पाया। हमारे वी आर द ओनली डीलर्स इन ईस्टर्न इंडिया जिसको एकदम कम समय में 4 नेक्सा के शोरूम्स अलॉट हुए। रांची में 2, एक हजारीबाग में, एक देवघर में और अभी एक और डाल्टनगंज में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने जिस तरीके से मारुति को रिजल्ट्स डिलीवर करके दिया, हमें मारुति का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला एंड हमारा ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ ओवर 2014, 2018 एंड टिल 2025। एक पूरी दुनिया का बड़ा चर्चित ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे दुनिया भर में उससे जुड़े हुए लोग हैं। भारत में भी कई सारे लोग हैं। झारखंड में वो नहीं था, आपने उसे झारखंड में लाने की कोशिश की और आप उसे ले आए। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, आपने क्या किया, कैसे समझाया लोगों को? यूजुअली झारखंड में एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन आए, लोगों को जोड़े, ऐसा मतलब थॉट प्रोसेस में होता नहीं है। अमूमन मैंने देखा है कि झारखंड में आने से ना कतराती हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अभी तक का दौर रहा है। मैं भी आगे आने वाले दिनों में बहुत फ्यूचर ब्राइट है झारखंड का। आपने क्या किया, लोगों से कैसे बात की? इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था एंड मैं एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ज्वाइन करना चाहता था। मैंने ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, तब मुझे मालूम पड़ा कि ईओ एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन झारखंड में है ही नहीं। एंड मेरे 2 फ्रेंड, एक कोयम्बटूर के और एक अहमदाबाद के, ईओ कोयम्बटूर और अहमदाबाद में काफ़ी सालों से थे। तो उनसे जब मैंने चर्चा की, वो लोग ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बट क्योंकि झारखंड में वो था नहीं तो फिर मैंने उतना बॉदर नहीं किया। बट करीब एप्लीकेशन के 3-4 महीने बाद कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन से रांची आ गए मुझसे मिलने के लिए एंड उन्होंने मुझे काफ़ी कम समय में मोटिवेट किया कि ये क्योंकि झारखंड में है नहीं एंड आपका प्रोफाइल इतना अच्छा है कि आप इसको झारखंड में क्यों नहीं शुरू करें। एंड मैं हमेशा से सोचता था कि झारखंड आने के बाद मुझे एक ऐसा कम्युनिटी चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जिनसे मैं अपने लाइफ के बारे में बात कर सकूं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस कर सकूं, चैलेंजेस के बारे में बात कर सकूं। एंड ये लाइक माइंडेड लोगों के बीच में ही होता है। स्पेशली हमारा एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि
आप कभी भी किसी से इस कारण से दोस्ती ना करें कि आप उसके बिजनेस लेना चाहते हैं। आपको दोस्ती करनी है, बिजनेस आना नहीं आना वो एक बाय प्रोडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, बट आपको मेनली दूसरे से सीखना है कि उनके लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस पास्ट में रहे थे, तो उससे आप क्या सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे हर महीने स्पीकर्स आते हैं हमारे कौन कौन अभी ऑर्गेनाइजेशन तक में। आप झारखंड में किसको किसको आपने बुलाया? झारखंड में हमारे पास मिस्टर अमिताभ कांत आए थे जो नीति आयोग के चेयरमैन रहे हुए जी, हैं। जी, जी। फिर हमारे पास मिस्टर बी वेलुमनी आए थे जो एक बहुत बड़ा बिजनेस रन करते थे, थायरोकेयर, जिन्होंने वो बिजनेस को करीब 8,000 करोड़ में बेचा। फिर हमारे पास जोहान्सबर्ग से एक आदमी आए थे जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट केप्ट हॉस्टेज थे बाय अलकायदा। तो 6 साल तक अलकायदा ने उन्होंने किडनैप करके रखा था। ओह। फिर वो अलकायदा से कैसे निकल करके अपने फैमिली के पास वापस गए 6 साल के बाद, वो आए थे, हमें उसका पूरा स्टोरी उन्होंने बताया। तो ऐसे हमारे पास काफी और सारे गोपाल senior- दास को भी आपने बुलाया था? नहीं, गौरव गोपाल दास जी को हम लोग ने अभी तक नहीं बुलाया। अच्छा। Yes, अभी बट वो भी उनकी- हमारे लिस्ट ऑफ अच्छा, पीपल list में of है people में एंड है। हम लोग हाँ, उनको बुलाएंगे। वैसे हम लोग और भी काफी सारे लोगों को बुलाते हैं। हमारे पास ये फ्लेम यूनिवर्सिटी के डीन आए थे टू टीच अस नेगोशिएशन, तो उनके भी 2 सेशंस हुए थे। एंड डॉक्टर अनिल लांबा हैं जो फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है रोमांसिंग द बैलेंस शीट, तो वो भी आके हमें 4 आवर्स का वर्कशॉप दिए थे कि अपने बैलेंस शीट को आप कैसे अच्छे से कैसे बना सकते हैं। एनालाइज कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सी कोशिश है। दुनिया भर के अगर जो सबसे बेहतरीन माइंड्स हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में लोगों को समझाया कि कैसे काम करना चाहिए, Yes. अगर वे लोग झारखंड आए और झारखंड के एंटरप्रेन्योर्स Yes. से, झारखंड के नए लोगों से मिले, Correct. तो निसंदेह ये बड़ी बेहतरीन आपकी कोशिश है Thank you. अवध झारखंड के लिए। अच्छा, आप उसमें आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार सर आपकी तरफ चलेंगे। आपका बिजनेस स्टेब्लिश है, जो जिस तरह से चलना चाहिए चल रहा है, जो आय रेवेन्यू से संबंधित चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन आप इन सब के साथ साथ में ना इतनी सारी और एंगेजमेंट लेकर के चलते हैं। मैं इसमें पढ़ रहा था, एक दिन मैंने आपसे आपका कार्ड लिया था, तो रामकृष्ण मिशन में आप एक्टिव मेंबर हैं उसके, सेंट जेवियर से आप जुड़े हुए हैं, गौशाला आप चलाते हैं। इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। आप इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। पहले तो ये जरूरत क्यों है, मतलब क्यों? चाहे तो जी सकते हैं, सब कुछ ठीक तो है, बेटे आपके बहुत अच्छे कर रहे हैं, फिर क्यों, क्या मन में आता है? जैसे आप पानी में किसी आदमी को आप सिर्फ फ्लोट करता हुआ नहीं पाइएगा, आपको पानी में हमेशा हाथ पांव मारना ही पड़ेगा, तभी आप जी सकते हैं। आप पानी में फ्लोट नहीं कर सकते हैं, वो प्राकृतिक नहीं है। बिजनेस भी कभी भी स्टेबल होकर नहीं छोड़ सकते। बिजनेस में हमेशा आपको एफर्ट करते रहना है, बढ़ाते रहना है, कि कंपटीशन बढ़ रहा है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो एक तो बिजनेस स्टेबल है ऐसा हम लोग कभी मानते नहीं है। बिजनेस को रोज़ सेवा चाहिए, किसी बगीचे को, किसी पेड़ को, किसी बच्चे को, किसी प्लांट को रोज़ सेवा चाहिए, रोज़ खाद पानी चाहिए, रोज़ उसकी सेवा होनी चाहिए। दूसरी बात है सामाजिक इन्वॉल्वमेंट की, जैसे आपने बताया रामकृष्ण मिशन के बारे में, रांची गौशाला के बारे में, नागरगढ़ मोदी सेवा सदन है, डीएवी स्कूल्स है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है, और हमारा एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है दवाई दोस्त, जिसमें हमारी 22 दुकानें हैं। 80,000 पेशेंट्स को हम लोग हर महीने दवा दे पा रहे हैं, वो भी करीब 80% 85% डिस्काउंट पे। वो मेरे पिताजी के नाम से है वो प्रोजेक्ट, हमारा सब बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। और हम लोग और प्रोजेक्ट सोचते रहते हैं। अभी मैं हैदराबाद गया था तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर डायलिसिस सेंटर देख कर आया। अच्छा। जहाँ पे वो लोग 2 लाख डायलिसिस हर साल कर रहे हैं, सिर्फ 300 रुपये पर डायलिसिस पे, जो कि नॉर्मल कॉस्ट करीब 1200 आती है। तो एक तो ये भावना, एम्पैथी, करुणा हमारे को लेगेसी में मिली है। मेरी परदादी के बारे में मेरी माँ बताती है कि मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर जब तक किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को खाना नहीं खिलाती थी तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी। कैन यू इमेजिन 70, 80, 90 साल की औरत पूरी ज़िंदगी ये करती रही हो कि कोई नहीं आएगा उसको कुछ खिला के ही पानी भी पिएगी, पानी भी नहीं पिएगी। अन्न ग्रहण करती थी नॉट विदाउट फीडिंग समवन। फिर माँ को भी वैसे देखा, दादा दादी को वैसे देखा, पिता को वैसे। तो दिस इज़ आवर वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नथिंग स्पेशल फॉर अस। लोगों को बहुत अजीब लगता है, तो मुझे अजीब लगता है कि अजीब क्या है। दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। आपको कोई बॉम्बे रहते थे मेरे दादा दादी चाचा लोग, कोई भी रांची से जाता था बीमार आदमी, सब बॉम्बे जाते थे इलाज के लिए। 300 जितने दिन रहेंगे उतने दिन टिफ़िन मेरे घर से जाएगा। एक दिन टैक्सी की हड़ताल हो गई, मेरे दादा ने टिफ़िन पैदल लेकर चले गए अस्पताल। आज भी वो लोग मुझे, मेरे दादा को याद करते तो उनका शरीर में रोंगटा खड़ा हो जाता है, भाई आपके दादा ऐसा थे। CSR तो सर समझ में आता है, CSR सारी is कंपनियां very- करती है, लेकिन हाँ। आपने उससे इतर ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए CSR थोड़ा is सा a very हाँ। स्मॉल पार्ट। CSR तो एक सरकार ने एक अच्छा नियम बना दिया कि भाई आप एक सर्टेन लेवल की कंपनियां कुछ कमा रही है तो उसका 2% धर्मादा में दे दीजिए। वो तो एक काइंड ऑफ अ टेक्निकल है, वो चूँकि बहुत अच्छी चीज़ है, पर हमारे तो शास्त्र में लिखा है कि दशांश
कमाई का 10% दें, 10% नहीं भी देते तो 1% दे दो, 2% दे दो। पर सर धर्मादा पैसे से नहीं होता, धर्मादा समय से होता है। चैरिटी इज़ विथ टाइम। जितना आप समय, अपनी बुद्धि, अपना माइंड स्पेस दे रखे हैं सेवा में, दैट इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन द मनी यू गिव। राइट। तो वो एक हमारे परिवार का कल्चर है भाई, सामाजिक जिम्मेदारियों को लेना और उसको भरपूर कोशिश करके आगे बढ़ाना। अभी हमने बहुत बढ़िया कार्डियक सेंटर बनाया सेवा सदन में। अच्छा। हाँ, 12 करोड़ रुपए लगे, 5 करोड़ रुपए हमने कोल इंडिया ने दे दिया, बाकी 7 करोड़ समाज के लोगों ने दिया। अच्छा चल रहा है। फिर अभी और डायलिसिस का प्रोजेक्ट है, बायोगैस प्लांट का प्रोजेक्ट है गौशाला में। तो ये कोई 2 रोटी सब खाते हैं भाई 3 टाइम। तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना जरूरी है, पुरुषार्थ है, हमारा धर्म है एज अ व्यापारी, एज अ बिजनेसमैन कि हमको उन्नति करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना है। पर अपने लिए जो है वो काफ़ी है, बाकी समाज का जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल यू आर डूइंग। इफ यू आर नॉट डूइंग देन दैट इज सर रॉन्ग। ये आपकी अपनी, मतलब मैं क्या कहूँ, ये आपकी अपनी बात है कि आप इसे कह रहे हैं कि यह खास नहीं है, पर यह खास है। बहरहाल अवध, एक सवाल आपसे लूँगा कि ना, झारखंड में उद्यमिता यानी कि बिजनेस करना एक तो वैसे ही कठिन है अपने आप में। जिन युवाओं ने, जिन नए बच्चों ने इस काम को शुरू भी किया, उन्हें कई तरह की चुनौतियों को फेस करते हुए कई बार जो है उनको अपेक्षित या जितना वो एक्सपेक्टेड सोच रहे थे कि उनको उतना आय हो जाएगी, वो हुआ नहीं। मैंने देखा, अभी मैं देख रहा था रिपोर्ट, तो उसमें बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए। पूरे भारत में भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए, बंद हुए। आप एक युवा हैं और आप बहुत बेहतरीन ढंग से लगे हुए हैं, और मैं आपसे जब बात कर रहा था तो उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था कि आप अभी और कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी नई चीज़ों को भी करना चाहते हैं। सो एक बार ज़रा उन नए बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप, या कभी कुछ ऐसा इंटरेक्शन में आपने कहा हो जो आपको याद आता हो? मुझे ये कहना है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, पर वो सिर्फ झारखंड में नहीं, जैसा आपने सही कहा कि पूरे इंडिया में स्टार्टअप्स बंद हुए होंगे, एंड काफ़ी चीज़ें सक्सेसफुल भी हुई हैं। अब आप देखेंगे कि सिर्फ झारखंड में रहने के कारण अगर कोई आदमी डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें कि टाटा कंपनी, वो भी तो जमशेदपुर से ही स्टैब्लिश हुआ है, एंड वो ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है। आप MS धोनी को देखें, वो भी रांची ही से उठे हैं एंड वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बने हैं। तो अगर हमारे पास इतने 2 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी भूमि से निकल करके ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो हम भी कर सकते हैं। बट उसके साथ में एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस के करियर में बहुत हेल्प किया था, वो था हमेशा एडवाइसेस लेना, या सही तरीके से लोगों से जुड़ के रहना कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ सही है कि नहीं है, या उसका करने का तरीका और बेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो कंसल्टेंसी, वो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे स्टार्टअप झारखंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड टाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है TIE। तो अगर कोई स्टार्टअप्स हैं तो उनको इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और भी और ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर बातचीत करते रहनी चाहिए थी कि उनको सीनियर एडवाइजर से कंसल्टेंसी मिलते रहे कि उनको आगे किस तरीके से बढ़ना है। सारा चीज़ खुद ही करना हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है, सबको मदद की ज़रूरत होती है। वो मदद मांगने के लिए प्लीज़ शर्माइए मत, डरिए मत, अग्रेसिवली उस पर आगे बढ़ के मदद मांगिए और उस चीज़ों को डेवलप करिए। गॉट इट। एक बार पुनीत सर, बस इतना सा पूछना चाहूँगा, आपने कठिनाइयाँ बहुत देखी हैं, मुस्कुरा करके आप उन्हें टाल जाते हैं। जो लोग अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी उम्र में हो, कठिन दौर में हो, क्या करते हैं आप उस कठिनाई से निकलने के लिए? वही प्रेरणा बनेगी उनके लिए। जो मैं आपको कठिनाई बता रहा था, जो मालगाड़ी का रेलवे इंजन में बैठ के जाना, धर्मशाला में 20 रुपये के दरी पे 20 रुपये के में सोना, वो जो ट्रक ड्राइवर और टॉयलेट, वो कोई मेरी फाइनेंशियल मजबूरी नहीं थी सर। 1972 में मेरे चाचा का शादी हुआ था, तो ताज होटल बम्बई में बारात रुकी हुई थी। अच्छा। और राज कपूर की इम्पाला गाड़ी आई थी बारात के लिए। बट दैट वाज द वे ऑफ लाइफ, बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द आवर। उस समय वो व्यापार करने के लिए वैसी ज़रूरत थी। कोई पैसे की कमी के कारण वो ज़िंदगी में नहीं जीता था, क्योंकि मुझे कपड़े का व्यापार करना था। कपड़े के व्यापार के लिए मुझे ऐसी जगह जाना पड़ता था जहाँ पे वहाँ पे होटलें नहीं थी, जहाँ से धर्मशाला रहता था वहाँ रुकता था। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। और जो कठिनाइयाँ बहुत आई भाई, मैंने जो फैक्ट्री खरीदी थी रेलवे स्लीपर की देवघर में, वो तो उससे चैलेंजिंग बिजनेस में अपने लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि उसमें बहुत बंद फैक्ट्री थी, सिक फैक्ट्री थी, बहुत सारे उसमें लाइबिलिटीज़ थी, बहुत सारे इश्यूज थे। पर इतना मैं सीखा, मैं भगवान को इतना धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने चैलेंजेस दिए कि मैं सारे चैलेंजेस को हल करने की विधि सीखा
और फिर मैंने अंदर हिम्मत भी आई कि अरे भाई कोई बात नहीं है, जो आएगा उसको अच्छे मन से, अच्छी बुद्धि से, अच्छे लोगों के साथ मिलकर मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो आज वो सब अगर मैंने कठिनाइयाँ नहीं देखता तो मैं वो नहीं होता जो आज हूँ। कुछ एक मैं बहुत बड़े एक लीगल केस में भी 10-5 साल लगा। अच्छा। तो वो भी मेरे लाइफ में, आज जिस व्यक्ति ने वो केस मुझ पर किया था, आज मैं रोज़ उसको 2 बार जरूर प्रणाम करता हूँ कि भाई साहब आपने मुझे बहुत सिखाया ज़िंदगी में। जबकि उस समय मेरे लिए बहुत कठिन दौर था, मैं बहुत परेशान रहता था, पर अब लगता है कि अगर उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं नहीं होता जो होता। आखिरी में मैं खुद अपनी केस को चीफ जस्टिस के सामने लड़के जीता, जो कि अभी मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जिस दिन मेरा केस लगा था, वकील साहब की हड़ताल थी, कोई वकील तैयार नहीं हुआ मेरा केस लड़ने के लिए, तो मैं खुद खड़ा होकर चीफ जस्टिस के सामने जिरह किया और अपना केस जीता। तो वो मौका मुझे मिला, मैंने उस मौके को लिया और अपने आप को प्रूफ किया। तो आई नाउ फील प्राउड ऑफ इट एंड आई गिव एग्जाम्पल सो प्राउडली कि देखो भाई मैंने केस अपने से लिया। तो सर हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ाना है, लगे रहना है। मैं नए जनरेशन में बोलूँगा देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अनफॉर्चुनेटली बहुत तरह की गलत चीज़ें सोसाइटी में आ गई है, लोग तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैं नहीं जानता हूँ। तो साफ़ सुथरा इरादे से, सही नीयत और सही नीति से मेहनत करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे लंबे समय तक। आज हमारा परिवार 5 जनरेशन तो आप सामने देखे सर, परदादा जी, दादाजी, पिताजी, मैं और अवध, 5 जनरेशन क्यों भगवान की कृपा से ठीक ठाक चला रहा कि हम लोग कभी कोई तरह का शॉर्टकट में कभी नहीं गए। सुबह 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा रोज़ मेहनत करो, 365 दिन, साफ़ नीति, साफ़ नीयत, 2 चीज़ हमेशा रखना चाहिए, सही नीयत और सही नीति। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, और पेशेंस से लगे रहना है। एवरी डे फ्यू स्टेप्स, एवरी डे फ्यू स्टेप्स, एवरी डे। 20 एम्प्लॉई और 10 करोड़ का टर्नओवर मेरे पिताजी छोड़ के गए थे। आज ईश्वर की कृपा है, देखिए 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 1100 का टर्नओवर, वो भी एक छोटा माइलस्टोन है। आज के 20 साल बाद आप इंटरव्यू ले रहे होंगे अवध का, तो शायद कुछ और माइलस्टोन बताएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जब मैं बात कर रहा था, 2 अलग अलग पीढ़ियों के लोग थे, दोनों की भाषा में फ़र्क है, दोनों के थॉट प्रोसेस में फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि झारखंड को जो बेहतर से बेहतर ये दे पाएं, जो मुझे समझ में आया इनसे बात करते हुए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस माटी के लिए इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। आपका पुनीत सर बहुत खुशनसीबी हमें है कि हम सब लोग, पूरा झारखंड इस चीज़ का साक्षी बन रहा है कि किस तरह से आप लोग बेहतर तरीके से आगे उसे बढ़ा रहे हैं। अवध, आपके थॉट प्रोसेस बहुत बेहतरीन है, और मैं बिल्कुल ये, जैसा सर ने कहा कि आज से आगे आने वाले दिनों में फिर से इंटरव्यू करने का मौका, तो मैं चाहूँगा कि मैं फिर से अवसर पाऊँ, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा मिसाल या कोई पड़ाव आप हासिल करें, तो एक बार फिर से उस खास चीज़ के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं दोबारा आपसे अनुमति मांगूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।